हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम लोग? चलिए, मुझे आशा ठीक होंगे। एक बार फिर हम अपने चैनल एम के प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की एक और टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका नाम है यौगिक। आज हम लोग यौगिक, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, यौगिक कहते किसे हैं? योग मतलब क्या होता है? यौगिक शब्द दो शब्दों योग और इक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ योग मतलब होता है जोड़ना। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो इसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? हम लोग यौगिक कहते हैं। जैसे देखते हैं H2 प्लस O2, यहाँ क्या बनता है? H2 प्लस O, यानी अब बनेगा जल। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2H2O। यानी H2 की क्या है? H2 एक हाइड्रोजन है और ये O2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या बनना है? जल। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या जब दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक। और एक चीज और है, जो यौगिक बनता है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो जो यौगिक बनता है उसका जो गुण होता है, इसका गुण इन दोनों पदार्थों के गुणों से अलग होता है। समझने का प्रयास करिएगा। क्या कर रहे हैं? जो यौगिक बनता है दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के पश्चात जो तीसरा पदार्थ बनता है उसका गुण जो होगा सर्वथा इनके गुणों से भिन्न होगा। जैसे यहाँ पे समझेंगे, हाइड्रोजन एक गैस है। क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ठीक है, अब गैस, इसमें दोनों में गैस का गुण है, लेकिन इन दोनों के मिलने से जो यौगिक बना है हमारा जल, उसमें क्या है? जल एक क्या होता है? लिक्विड है। यहाँ पे किस फॉर्म में? लिक्विड। अब जल पीने के प्रयोग में किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? सांस लेने, और हाइड्रोजन भी इसका प्रयोग गैस के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। इस तरह के बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे तो यौगिक बनेंगे। जैसे Na+Cl के साथ क्या होता है? NaCl। ठीक है, यहाँ सोडियम, Na मतलब सोडियम है, Cl मतलब क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोराइड मिलते हैं क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या कहते हो? नमक कहते हैं। यहाँ पे सोडियम एक तत्व है, क्लोराइड एक तत्व है, और दोनों मिल जाते हैं आपस में, क्या बन गया? नमक। और एक चीज यहाँ पे एक बात करें अनुपात की। अनुपात यानी जो भी तत्व मिलेंगे उनका अनुपात हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। जैसे अनुपात को समझिए कि अनुपात क्या बोल रहे हैं। जैसे जल है तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O, तो इसका अनुपात क्या होगा? हमेशा इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। कैसे? हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कौन बताएगा परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक आप लोग याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, ये सब क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है ना? ये सब याद कर लेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। यानी जैसे देखिए, इसका भार अनुपात देखते हैं हमेशा, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 2 होता है। तो देखिए 2, इसका 16 काट देंगे, 1:8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा, ध्यान दीजिएगा। परमाणु क्रमांक 8, इसका परमाणु भार रहेगा तो कितना? 16। तो यहाँ भार अनुपात देखा जाता है। ठीक है,
तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 और ऑक्सीजन का क्या परमाणु भार 16। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब इस तरह चाहे कितना भी जल हो, जल के अणु जैसे 2H2O ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन 2 है तो 32। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। यानी जल के कितने भी अणु होंगे वहां पे अनुपात क्या होगा, उसमें तत्वों का अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। जल में 2 तत्व है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसका अनुपात हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। इसका जो भारानुपात होगा वो हमेशा निश्चित होगा। ये नहीं कि कहीं अगर 3 मॉलिक्यूल जल ले लिए तो उसमें अनुपात 1:10 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जल कहीं से भी प्राप्त होगा, चाहे नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, कहीं का भी जल होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा, भारानुपात जो होगा, हमेशा 1:8 होता है। इसी को कहा जा रहा है परिभाषा में कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जबकि मिश्रण में हम पढ़ाए आप लोगों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, वहां कोई अनुपात नहीं रहता है तत्वों का, चाहे जितना तत्व मिला दीजिए क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। लेकिन यौगिक हमेशा निश्चित अनुपात। यौगिक का बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने भी यौगिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं की भी गैस हो, उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित होगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। मुझे आशा आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखेंगे यौगिक के प्रकार। यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार, यानी केमिस्ट्री में जितने भी यौगिक पढ़ते हैं हम उसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भाग, 2 भाग या 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, जितने भी यौगिक हैं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, सभी को 2 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। एक एक करके समझेंगे। अकार्बनिक, यहाँ जिससे जैसा कि हम लोग आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि साइंस में अधिकतर परिभाषाएं उसके हेडिंग से आप लोग निकाला करिए। जैसे अ मतलब नहीं, कार्बन मतलब कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ऐसे यौगिक जिसमें जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। पहले अकार्बनिक का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अकार्बनिक की परिभाषा समझ में आए ना, ऐसे यौगिक या ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं विद्यमान होता है, या जो कार्बन से नहीं मिलके बने होते हैं, कार्बन के अलावा अन्य तत्वों से मिलके बने होते हैं, उसे कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे इसमें देखते होंगे आप लोग NaCl, NaCl कहीं कार्बन है, नहीं है, तो एक ऐसा यौगिक है अकार्बनिक यौगिक। जल है H2O, यानी H3 अमोनिया, ये सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, इस तरह के जितने भी यौगिक देखेंगे उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक। कुछ यौगिक होते हैं जो कार्बोनेट वगैरह के फॉर्म में होते हैं, उसमें कार्बन पाया जाता है लेकिन कार्बन के बीच बंध नहीं पाया जाता, इसलिए उसको अकार्बनिक यौगिक में रख दिया जाता है। ठीक है, कुछ यौगिक होते हैं जो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, कुछ अकार्बनिक यौगिक होते हैं कार्बोनेट या सल्फोनेट इत्यादि के फॉर्म में होते हैं, जिसमें
कार्बन विद्यमान होता है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, अकार्बनिक यौगिक में रख देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे होता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, और होता है साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड सबसे खतरनाक केमिकल्स होता है। ठीक है, और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जैसे NaCO3 का नाम सुने होंगे, NaCO3। यहाँ पे देखेंगे कार्बन है लेकिन यह एक अकार्बनिक यौगिक है। अब कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, अरे सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच में कार्बनिक बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको क्या इसमें अकार्बनिक यौगिक में रखा जाता है। और कुछ होते हैं कार्बोनेट, इसको क्या, जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सब इस तरह कुछ यौगिक है, साइनाइड है, ये सब क्या है, अपवाद के रूप में अकार्बनिक यौगिक में रखे गए। अब अगला इसको मिटाते हैं। उस तरह पहचानने का सिंपल तरीका है कि जिसमें भी कार्बन नहीं दिखाई देगा वो सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, और जिसमें कार्बन दिखाई देगा वो क्या है, कार्बनिक यौगिक। जैसे दूसरा देखेंगे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। साथ साथ आप लोग नोट बनाते चलिए, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जैसे C6H12O6 एक इसका सूत्र है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज। जितने भी हमारे जीवों के शरीर में, हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन, विटामिन वगैरह पाए जाते हैं सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है, फिर ये मेथेन हो गया, CnCH4 को मेथेन कहते हैं, C2H6 हो गया, एथेन कहते हैं इसको। ये सभी गैस हैं, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आगे। मेथेन, एथेन, C3H7H8 हो जाएगा तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो जाएगा। देख रहे हैं सब में कार्बन कार्बन दिखाई दे रहा है ना, सब में कार्बन कार्बन रहेगा, उसके अलावा अन्य भी तत्व विद्यमान रहेंगे। ये नहीं कि कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। यौगिक है तो कार्बन के अलावा अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब विद्यमान रहेंगे। ये मत कि केवल कार्बन से बने होते हैं तो केवल कार्बन ही लेके चलेंगे, कार्बन से कोई अकेले थोड़ा कोई यौगिक बन पाए। ठीक है, यौगिक का मतलब ये, यौगिक परिभाषा ही बताएगा कि दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होने चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए अनुपात C6H12O6, ये जो ग्लूकोज का फार्मूला है यहाँ पे क्या 6:12:6, इसको काटेंगे तो 1:2:1, यानी कहीं से भी ग्लूकोज, कहीं का भी ग्लूकोज रहेगा उसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा 1:2:1 रहेगा। इसमें आप कहा जाता है चीनी भी है। चीनी का फार्मूला कितने लोगों को याद है, चेक करेंगे, C12H22O11। ठीक है, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक। चलिए, मुझे आशा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, परमाणु और अणु। इसमें पढ़ लीजिए परमाणु और अणु, परमाणु और अणु के बारे में जानिए। परमाणु क्या होता है, एटम इंग्लिश में, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। परमाणु और अणु केमिस्ट्री का मुख्य आधार है ये, परमाणु और अणु। ठीक है, आगे लिख लीजिए परमाणु और अणु करेंगे। देखिए परमाणु, एटम्स किसे कहते हैं, आप लोग तत्व पढ़ चुके होंगे कि जो भी तत्व होते हैं परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम यहाँ आज
परमाणु और अणु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए परमाणु क्या होता है, देख लीजिए परमाणु। परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ठीक है, तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो परमाणु क्या है, किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। चलिए देखिए, इसमें होता है कुछ तत्वों के जो परमाणु होते हैं वह छोटे होते हैं और कुछ तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्या होता है, छोटा। ऑक्सीजन का परमाणु उससे बड़ा। सोडियम का परमाणु उससे बड़ा, ठीक है। कॉपर का परमाणु उससे बड़ा। इस तरह क्या होते हैं, कुछ तत्वों के परमाणु छोटे तथा कुछ तत्वों के परमाणु क्या होते, बड़े होते हैं। अब इसमें होता है कि परमाणु पर जो कुछ तत्वों के परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, इसलिए वो अणु, दो परमाणु जोड़ के क्या होते हैं, अणु बना लेते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। जैसे देखिए, एक तरह समझ लीजिए जितनी भी गैसें एक ट्रिक समझ लीजिए, जितनी भी गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब जो गैसें हैं उन समूह के परमाणु क्या होते हैं, उन समूह के जो तत्व के जो परमाणु होते हैं वो सिंगल स्टेट अणु के रूप में पाए जाते हैं। जो गैसों के परमाणु में क्या है, अणु के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि गैसों के परमाणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक दो परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन का एक अणु बना लिया। तब यह अणु क्या होगा, स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कुछ गैसों के जो परमाणु हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, वह अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए उनके दो परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बना लेते हैं। हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ है और हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या बन गया, अणु बन गया। अब यह क्या करेगा, स्वतंत्र अवस्था में पड़ा रहेगा, ठीक है। कोई भी तत्व जैसे होता है, कोई भी इस तरह समझिए, आदमी को जान लेके, जो आदमी छोटा होता है वो सोचता है कि क्या करें, बड़ा आदमी बन जाए तब स्वतंत्र आता है। जब तक आदमी छोटा रहता है वो सोचता है कि हम भाग दौड़ करके कहाँ से क्या ले लें, कहाँ से पैसा कमा लें। उसी तरह ये परमाणु है, क्योंकि गैसों के परमाणु बहुत दूर दूर तक गति करते रहते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं रहते हैं। तो दो परमाणु मिल जाते हैं तो अणु बना लेते हैं, तो अणु थोड़ा भारी हो जाता है और वो क्या होते हैं, मतलब अस्थायी हो जाता है। और कुछ तत्वों के परमाणु जो होते हैं वह मतलब परमाणु ही अवस्था में रहते हैं। जैसे सोडियम, इस गैसों के परमाणु क्या करेंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे, अणु बना के स्वतंत्र अवस्था में। और जो ठोस होंगे, ठोस तत्व या एक तरह से कहिए धातुओं के जो परमाणु होते हैं वह सिंगल स्टेट में परमाणु अवस्था में पाए जाते हैं। इनके जो परमाणु होते हैं इनके जुड़ने की जरूरत नहीं होती, इसलिए अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे कहीं भी अभिक्रिया होती है तो उसमें सोडियम इस तरह एक सिंगल लिखा जाता है, और जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवानी होती है तो इस तरह O2 से अभिक्रिया करवाते हैं, H2 से अभिक्रिया करवाते हैं, N2 से अभिक्रिया करवाते हैं, इस तरह अभिक्रिया करवाते हैं। इसका कारण क्या, क्योंकि इसके परमाणु में इसके अणु भाग है, ठीक है। जबकि सोडियम वगैरह क्या होगा, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब के परमाणु क्या होते हैं, डायरेक्ट, मतलब थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़े स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन सब के परमाणु क्या होते हैं, अभिक्रिया में डायरेक्ट भाग लेते हैं। मुझे आशा है बात समझ में आ गई होगी कि क्यों H2 O2 और N2 लिखा जाता है, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि परमाणु और अणु में कौन बड़ा कौन छोटा। परमाणु क्या होता है, छोटा होता है और अणु बड़ा होता है।
जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, जब दो परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, अणु बनता है, मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। यानी हम पूछे कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते थे, दो परमाणु। कितने परमाणु, दो परमाणु। तो इस तरह अगर मान लीजिए H2 लिख दिए, हम पूछें H2 क्या है, इसको कहोगे H2 एक अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु है। H2 क्या है, तो हाइड्रोजन का एक अणु, या इसको दूसरे भाषा में बताएंगे तो हाइड्रोजन का दो परमाणु है, हाइड्रोजन का दो परमाणु है। अभी ऊपर बताएं जब दो परमाणु मिलते हैं तो एक अणु बनते हैं, एक अणु बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ H2 लिखा रहेगा तो इसको हाइड्रोजन का एक अणु पढ़ेंगे या हाइड्रोजन का दो परमाणु पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि दो परमाणु मिला होगा तभी क्या बना होगा, हाइड्रोजन का एक अणु बना होगा। इसलिए M2 या नाइट्रोजन का एक अणु है या नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, ठीक है। सोडियम लिख दिया गया या Na लिख दिया गया तो यह सोडियम का एक परमाणु है, ठीक है। चलिए हो गया परमाणु। अब अणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अणु देखेंगे मॉलिक्यूल, जब दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे अणु कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो संरचना को या उस पदार्थ को अणु कहते हैं। अब अणु, परमाणुओं के आधार पे अणु कई प्रकार के होते हैं, परमाणुओं के आधार पे अणु के प्रकार, अणु के प्रकार, यानी परमाणुओं के आधार पर अणु कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें होता है देखिए सम परमाणु अणु, सम परमाणु अणु, और दूसरा होता है विषम परमाणु अणु, विषम परमाणु अणु। अब इसको समझते हैं, अणु के प्रकार, अणु दो प्रकार के, सम परमाणु अणु और विषम परमाणु अणु। तो सम परमाणु अणु किसे कहेंगे, ऐसे अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिले होते हैं, ऐसे अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिले होते हैं उसे कहते हैं सम परमाणु अणु। और जब ऐसे अणु जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु मिले होते हैं तो उसे कहते हैं विषम परमाणु अणु। ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में कई बार पूछता है, जब एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है तो उसे सम परमाणु अणु, और जब अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मिलने से जो अणु बनता है उसे विषम परमाणु अणु कहते हैं। अब इसको सम परमाणु अणु कई प्रकार के होते हैं, सम परमाणु अणु कई प्रकार के, जैसे देखेंगे इसमें एक अणु परमाणु, एक परमाणु अणु, एक परमाणु अणु, दूसरा है द्विपरमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु, और तीसरा है बहुपरमाणु अणु, बहुपरमाणु अणु। एक परमाणु अणु जैसे हीलियम हो गया, हीलियम, नियान, आर्गन, जितना भी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। अक्रिय गैसें हैं उनके परमाणु कैसे होते हैं, एक परमाणु अणु होते हैं। द्विपरमाणु अणु, जब दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं उसे कहते हैं द्विपरमाणु अणु। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और ठीक है इत्यादि कर लीजिए। इस तरह के नहीं, जब दो परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं तो उसे कहते हैं द्विपरमाणु अणु। और जब दो से अधिक परमाणु एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, ये सम परमाणु पढ़ रहे हो, इसमें क्या होंगे, दोनों एक ही प्रकार, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यानी एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। बहुपरमाणु अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे लेकिन कई होंगे, जैसे ओजोन है O3, इसमें
3 ठो ऑक्सीजन के परमाणु मिले तब क्या बना है, ओजोन का एक अणु बना। और होता है सल्फर Sa(P4), इस तरह देखे होंगे आप लोग, ये सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बना है, ये फास्फोरस के 4 परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं विषम परमाणु कणु। विषम परमाणु कणु अभी बताएं, जब अलग अलग विषम परमाणु अणु, जब अलग अलग परमाणु, विषम मतलब होता है क्या, अलग अलग, जब अलग अलग परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, या ऐसे अणु जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु मिले होते हैं उन्हें कहते हैं विषम परमाणु कणु। जैसे जल, जैसे जल, जल का फार्मूला होता है H2O, इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु है और 2 हाइड्रोजन के परमाणु, इस तरह एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु, यानी 2 प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं, और यह जल का एक अणु है, जल का सूत्र कोई पूछेगा क्या बताते हैं, H2O। तो H2O क्या है, यह जल का एक अणु है, जल का एक अणु है। ठीक है, जल का एक अणु है, जिसमें जल के एक अणु में कोई पूछेगा कैसी व्यवस्था होती है, कहेंगे 2 ठो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ठो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ठीक है, उसी तरह CO2 है। अब इसमें क्या, यह कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु, एक अणु। तो इसमें 1 ठो कार्बन है और 2 ठो क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु, एक कार्बन का परमाणु है, 2 क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है ना। अब एक मान लीजिए एक यहाँ पे 2 लिख देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का 2 अणु है, यहाँ 3 लिख देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का 3 अणु है, इस तरह बढ़ता जाता है। तो H2O के आगे मान लीजिए यहाँ 4 लिख दिया जाए तो पूछा जाए कि जल का कितना अणु है, यहाँ पे कहेंगे जल के 4 अणु है। समझ में आ गया, ये हो गया विषम परमाणु कणु। तो चलिए आप आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को लाइक एंड